Good morning, students. As we discussed in our previous video about the technical reforms, now today we discuss about the institutional reforms in the field of agriculture. कि जो हमारा एग्रीकल्चर उसमें जो इंस्टीट्यूशनल जो संस्थागत जो परिवर्तन हुए हैं पुराने समय से लेकर आज तक, जो हमारी पुराने समय में जो यूज किए जाते थे या हमारी बहुत पहले से कोई चीज चली आ रही थी उसको हमने क्या कुछ चेंज किया है, दैट इज मीन इंस्टीट्यूशनल चेंज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो कौन कौन से चेंजेस हमने किए हैं, आइए हम फटाफट उनको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहला चेंजेस है अबोलिशन ऑफ जमींदारी प्रथा। हमने फर्स्ट लेसन में आपको बताया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री से रेंट चार्ज करने के लिए कई प्रकार के सिस्टम डेवलप किए थे, जैसे जमींदारी प्रथा, माहलवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा। तो इन सभी प्रथाओं को मीन्स ऑल दीज सिस्टम्स रिमूव्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडियन सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम। जमींदारी प्रथा, ऑल दीज सिस्टम इम्प्रूव्ड टू स्टार्ट इन 1950। 1950 में सबसे पहले जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, जो सबसे बड़ी सिस्टम थी हमारी कंट्री में कि जमींदार रेंट चार्ज करते थे किसानों से, वो सिस्टम को 1951 से इंप्रूव किया गया, उसको हटा दिया गया। ठीक है, और 1951 के बाद इसको रिमूव करना स्टार्ट किया। उसके बाद कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स में इसको धीरे धीरे करके इसको समाप्त कर दिया गया। तो एक सबसे बड़ा नुकसान था क्योंकि ये मीडिएटर के रूप में थे एक्चुअल ओनर और टेनेंट के बीच में, तो ये बड़ा एक्सप्लॉयटेशन करते थे हमारे फार्मर का, तो उसको हमने इम्प्रूव किया, तो ये हमारा बेनिफिट हुआ, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ रेंट। एक बार्गेनिंग पावर के थ्रू उस समय रेंट चार्जेस होता था, क्योंकि टेनेंट की बार्गेनिंग पावर कम थी, वो तो लैंडलेस फार्मर है, उसके पास तो कोई जमीन है ही नहीं, खाने पीने का कोई व्यवस्था ही नहीं है, उसके परिवार के भरण पोषण का कोई सिस्टम ही नहीं है। हाउ दे सेटिस्फाई द नीड ऑफ देयर फैमिली मेंबर, दैट्स व्हाई दे आर फोर्स्ड टू वर्क ऑन द फील्ड एट हाई रेंट डिसाइडेड बाय द जमींदार और द ओनर ऑफ लैंड। 50%, 60%, 70% तक रेंट चार्ज वो कर देते थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज सेट मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल क्रॉप, कि अगर 1 लाख रुपए की क्रॉप हुई है तो मैक्सिमम रेंट पेड बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड 33,000 टू द लैंडलॉर्ड, 1/3 ऑफ द क्रॉप, ये फिक्स कर दिया है। मैक्सिमम है, ध्यान रहे, दिस इज मैक्सिमम, नॉट ए लिमिट, नॉट ए फिक्स वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम। मीन्स the tenant can pay 20%, 15%, 10%, 25% according to the situation, according to the agreement between the tenant and owner of the land. रेगुलेशन ऑफ रेंट हो गया, रेंट की वैल्यूज फिक्स कर दी गई। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, हमने पीछे एक बताया था कि हमारे यहां सिस्टम क्या था कि फार्मर का एक लैंड का पीस इस लोकेशन पे है, एक लैंड का पीस दूसरी लोकेशन पे है, तीसरा लैंड का पीस तीसरी लोकेशन पे है। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू द फार्मर टू प्रोटेक्ट ऑल द लैंड और द एग्रीकल्चर सिस्टम। उनकी सेफ्टी करना बहुत डिफिकल्ट था, वैल्यू को सेव करना बहुत डिफिकल्ट था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, देखभाल नहीं हो पाती थी। लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग प्रोसेसिंग के थ्रू फार्मर्स की जो लैंड स्प्रेड थी, बिखरी हुई थी, उनको कंसोलिडेट कर दिया गया, यानी उनको कंबाइंड कर दिया गया। तो ये प्रोसेस जो हमारा फार्मिंग सिस्टम में एज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एक बड़ा रिफॉर्म्स के रूप में हमारे सामने आया, जिससे किसानों को बड़ा फायदा हुआ कि सारी जमीनें इकट्ठी करके उसको एक जगह देने का प्रोसेस स्टार्ट किया। दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। फोर्थ स्टेप पे आइए, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। हमने बताया कि बहुत सारे जमींदार, क्योंकि जमींदारी प्रथा थी तो जमीन पर जो ओनरशिप थी वो जमींदारों की थी। द ओनर ऑफ द लैंड वाज द लैंडलॉर्ड, मीन्स जमींदार, एंड द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फार्मर्स हैविंग लैंडलेस। बट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रोसेस, द लैंड सीलिंग वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लैंड सीलिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया, तो उसमें क्या कुछ था, लिमिट फिक्स कर दी गई, लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ड्राई लैंड एंड वेट लैंड।
सूखी जमीन यानी जिसपे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, वेटलैंड जिसपे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे वो बाय नेचर हो चाहे वो बाय मैन मेड हो। दो हिस्सों में बांट दिया गया और फिर दोनों के लिए लिमिट फिक्स कर दी गई कि एक पर्सन के पास, एक जमींदार के पास, एक फार्मर के पास मैक्सिमम कितना वेट लैंड होना चाहिए और कितना मैक्सिमम ड्राई लैंड होना चाहिए, लिमिट फिक्स कर दी गई। और उसके बाद जितना भी सरप्लस लैंड उस व्यक्ति के पास, उस फार्मर के पास मिला, गवर्नमेंट ने उस सरप्लस लैंड को उन लैंडलेस फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिनके पास जमीन ही नहीं थी। तो ये प्रोसेसिंग शुरू किया गया, इसको बोलते हैं लैंड सीलिंग। तो जैसे आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन बोले व्हाट इज लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग क्या होती है, तो ये चीज आपको समझानी है उसमें कि लैंड सीलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द सरप्लस लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड to the person who has not a piece of land, means landless farmer। तो इसको हम लैंड सीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग, क्योंकि हमारे पास जो किसान है वो छोटे छोटे किसान है, स्मॉल फार्मर है। तो स्मॉल फार्मर होने से नुकसान क्या है कि स्मॉल फार्मर है मीन्स उनका क्रेडिट कैपेसिटी बहुत कम होता है। स्मॉल फार्मर है, उनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या कहती है, ज्वाइन टुगेदर, मिलकर एक हो जाइए। ज्वाइन टुगेदर होंगे तो क्या होगा, स्मॉल पीस ऑफ लैंड बिकम द लार्ज पीस ऑफ लैंड, क्योंकि छोटे छोटे खेत मिलकर बड़े खेत हो जाएंगे। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, स्मॉल फार्मर कैरिंग देयर कैपिटल, कैरिंग देयर सेविंग एंड गेट टुगेदर, तो इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल तैयार हो जाएगा। छोटे छोटे किसान को 10,000 रुपए लेके आएगा, को 20,000 को 50,000 को 1 लाख रुपए लेके आएगा, तो इससे बड़ी अमाउंट कैपिटल की जो है वो कलेक्ट हो जाएगी। अब देखिए 2 बेनिफिट हो गए, लैंड साइज बड़ा हो गया, पहला बेनिफिट। दूसरा, कैपिटल अमाउंट बड़ा हो गया। तीसरा बेनिफिट, बार्गेनिंग पावर बड़ी हो गई, क्योंकि बड़ा पीस ऑफ लैंड में बड़ी क्रॉप होगी और बड़ी क्रॉप होगी तो उसकी बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा होगी। दे कैन सेल दैट देयर क्रॉप टू द बिग मार्केट और द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ये बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट के लिए स्मॉल फार्मर्स को मिलाकर एक कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया। बड़ी कैपिटल से इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए और इंस्ट्रूमेंट खरीदने बड़े इजी हो गए, जिससे इंस्ट्रूमेंट का यूज फील्ड में होने लगा और इंस्ट्रूमेंट का यूज होने से जो हमारी फार्म प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव हुई। तो यही तो सब देखिए बेसिक रीजन हमारे यही तो है कि जब हम कहते हैं कि उस समय 500 किलोग्राम वीट का प्रोडक्शन होता था जब देश आजाद हुआ, आज मोर देन 3000 किलोग्राम वीट का प्रोडक्शन होता है इन द सेम एरिया ऑफ लैंड। हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज ड्यू टू द रिफॉर्म्स in the field of agriculture, as in form of technical reforms and as in form of institutional reforms। तो किसानों के लिए बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है और ये इंप्रूवमेंट का प्रोसेस रुका नहीं है, आज भी इंप्रूवमेंट का प्रोसेस चल रहा है। जैसे क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम स्टार्ट किए गए हैं किसानों की जो मनी रिक्वायरमेंट को, क्रेडिट रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये सब बेस थे जो मैंने डिस्कस किए हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के फॉर्म में, जो आपके सामने पड़े हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं जनरल रिफॉर्म्स, कि ये तो वो थे जो टेक्निकल के फॉर्म में थे, ये कुछ इंस्टीट्यूशनल के फॉर्म में थे कि भाई लंबे समय से 100-150 सालों से जो हमारा सिस्टम चला आ रहा था उसको हमने चेंज किया, दैट इज मीन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स, इसके अलावा भी फार्मर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को भी हमने फुलफिल करने की कोशिश की है। तो किस तरीके से फुलफिल करने की कोशिश की है, देखिए एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, ये सबसे बड़ी समस्या थी। अनसर्टेनिटी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कि जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है वो अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित, पता ही नहीं कि प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर सप्लाई जो कल्टीवेशन फील्ड के लिए जरूरी है, एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए जरूरी है, वो होगी या नहीं होगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। 1951 में जब हमारी कंट्री ने फर्स्ट प्लान स्टार्ट किया, या यूं कहिए 1947 में जब हमारी कंट्री जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय केवल 17% एरिया इरिगेटेड था, यानी सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी, वहां पानी की सुविधाएं उपलब्ध थी, वाटर सप्लाई अवेलेबल था, चाहे वो बाय नेचर ही क्यों ना हो। लेकिन आफ्टर द स्पेंडिंग ऑफ द 70 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव डेवलप्ड द इरिगेशन फैसिलिटीज। नाउ 45% of the total cultivated area is irrigated now,
कि आज अगर मान लीजिए 100 हेक्टेयर लैंड पर एग्रीकल्चर होती है तो उसमें 45% यानी 45 हेक्टेयर लैंड ऐसा है जिस पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, जबकि उस समय केवल 17% था। ध्यान रहे, ये मत सोचिए कि इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। ध्यान रहे कि उस समय जो कल्टीवेटेड एरिया था वो भी कम था और 70 सालों में कल्टीवेटेड एरिया भी हमारा बढ़ा हुआ है, यानी कृषि योग्य जो क्षेत्र है वो उसमें कम था और आज ज्यादा एरिया में एग्रीकल्चर जो है क्रॉप लगाई जा रही है। तो उसके हिसाब से आप समझिए कि बहुत ज्यादा हमने इंप्रूवमेंट किया है। 45% आज हमारा कल्टीवेटेड एरिया है जो वो इरिगेटेड है। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, हमने आपको बताया कि हमारा जो फार्मर था बेसिकली वो लोकल मनी लैंडर्स पे डिपेंड करता था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 90% उसकी मनी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई की जाती थी लोकल मनी लैंडर, सेठ, साहूकार, महाजन, सराफ, रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर्स के थ्रू। लेकिन आफ्टर द स्पेंडिंग ऑफ द 70 ईयर एंड आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक, दिस रेशियो चेंज्ड। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस our commercial bank provide 10% contribution to the farmers credit, but now it is 72%। कि अब ये जो रेशियो है वो चेंज हो गया है। अब 72% तक कैश जो रिक्वायरमेंट है, जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू की जा रही है। और इसी में मैं आपको एक और प्रोविजन बता देता हूं कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश किया गया है 1982 में। एक जीके का क्वेश्चन भी आपके लिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई एज ए रीफाइनेंस बैंक। ध्यान रहे, नाबार्ड डायरेक्ट आपको लोन नहीं देता बल्कि आपके लोन को रीफाइनेंस करता है। मीन्स द फार्मर हु आर नॉट कैपेबल टू पे देयर लोन, द नाबार्ड will refinance your loan facility that was developed in 1982. Regulated market system, development of regulated market, एग्रीकल्चर क्रॉप को सेल करने के लिए एक रेगुलेटेड मार्केट होना चाहिए जहां पर केवल एग्रीकल्चर क्रॉप को सेल किया जा सके और उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो आज तहसील लेवल पर ये रेगुलेटेड मार्केट डेवलप किए गए हैं। जैसे आप क्योंकि हम नारनौल से बोल रहे हैं तो नारनौल के हिसाब से समझे कि प्रॉपर नारनौल सिटी में अनाज मंडी है, इसी प्रकार से अटेली में अनाज मंडी है, नांगल चौधरी में अनाज मंडी है, इधर सतनाली में अनाज मंडी है, महेंद्रगढ़ में अनाज मंडी है। तो तहसील लेवल पर ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल मार्केट डेवलप किए गए हैं ताकि फार्मर अपने नियर बाई एरिया में जाकर ऑर्गेनाइज मार्केट में अपनी क्रॉप को एक सही वैल्यूएबल प्राइस पर सेल कर सके। ये फायदा किया गया है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, जैसे हमने कहा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप किया गया है, तो इसी तरीके से कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी डेवलप की गई है कि किसान बड़े मात्रा में क्रॉप को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको बड़े बाजारों में बेच के अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट अब लेते हैं। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, फार्मर को लॉस से बचाने के लिए। अब आप सोचिए फार्मर को लॉस, कौन से लॉस की बात हो रही है? यहां लॉस की बात हो रही है एक्सेस प्रोडक्शन के कारण, क्योंकि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होती है उनका इलास्टिसिटी कम होता है। इसलिए जब उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इसलिए उसकी प्राइस बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगी, यानी वो जो डिमांड है उसकी वो नियर बाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, नियर बाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है और वेरी लेस इलास्टिक होती है। इसके मतलब डिमांड में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर फार्मर ने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर लिया, डिमांड तो उतना ही होना है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगी और एक्सेस सप्लाई के कारण प्राइस सिंक हो जाएगा और प्राइस सिंक होने से फार्मर को नुकसान हो जाएगा। तो उस प्राइस के सिंक होने से होने वाले लॉसेस को सेल करने के लिए फार्मर के लिए मिनिमम प्राइस सपोर्ट पॉलिसी अडॉप्ट की गई ताकि एक फार्मर को नुकसान ना हो, उसको फेथ हो कि मैं जो क्रॉप लगा रहा हूं उसका मुझे मिनिमम से मिनिमम ये प्राइस तो मिलेगा। ठीक है, अब ये मिनिमम प्राइस सपोर्ट पॉलिसी फिक्स कर दी गई है। ठीक है, तो अब इस प्राइस पॉलिसी, इस प्राइस लेवल से तो नीचे प्राइस आएगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट रेडी टू परचेज योर क्रॉप एट दिस प्राइस। तो इसका मतलब हुआ कि ये प्राइस जो भी होगा इससे ऊपर होगी, इससे नीचे नहीं होगी। तो इससे किसानों को लॉस होने का फियर अब नहीं रहा। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट किए गए हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। पूरा चार्ट आपके सामने बना हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म, ये जीके का पार्ट भी है। आप आईएएस की तैयारी करते हैं, एससीएस की तैयारी करते हैं या किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप +2 सीबीएसई
सिलेबस की तैयारी करें, +1 हरियाणा बोर्ड के सिलेबस की तैयारी करें, तो ये टॉपिक आपका बड़ा काम का टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, और कहीं कोई डाउट है तो मुझे पर्सनल मैसेज बॉक्स पे डालकर कमेंट करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर करें। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।